हमने लास्ट टाइम क्या किया था? ठीक है, बैक प्रोग्रेशन ग्रेडियंट डिसेंट वगैरह किया था हमने। ठीक है, तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। आगे करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा गोल रहेगा वो रहेगा रेगुलराइजेशन का कंसेप्ट। ठीक है, तो चलो समझते हैं रेगुलराइजेशन का कंसेप्ट होता क्या है। नहीं, अलग पार्ट हो जाता है ये। तो सबसे पहले समझते हैं रेगुलराइजेशन का मतलब क्या है। रेगुलराइजेशन का मतलब होता है कि भाई जो ओवरफिटिंग का इश्यू आता है उसको जो मैं सॉल्व करता हूँ, तो दैट इज द होल प्रोसेस ऑफ रेगुलराइजेशन कि भाई चेक करना कि ओवरफिटिंग है या नहीं है। ठीक है, उसमें फिर ड्रॉप आउट लेयर्स इंट्रोड्यूस करना एंड ड्रॉप आउट लेयर्स के बाद बैच नॉर्मलाइजेशन करना, दिस इज रेगुलराइजेशन। तीन पार्ट है रेगुलराइजेशन में। रेगुलराइजेशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर हम सबसे पहले ओवरफिटिंग ढूंढते हैं कि भाई ओवरफिटिंग हो रही है या नहीं हो रही है। दूसरा पार्ट होता है हम ड्रॉप आउट करते हैं। ठीक है, ड्रॉप आउट का कंसेप्ट भी पढ़ेंगे अभी। ठीक है, और तीसरा पार्ट होता है हम बैच नॉर्मलाइजेशन करते हैं। तो जब मैं रेगुलराइजेशन की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं ओवरफिटिंग डिटेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद ड्रॉप आउट लेयर्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और उसके बाद बैच नॉर्मलाइजेशन कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो ये तीनों कंसेप्ट है वो बैच नॉर्मलाइजेशन। सबसे पहले जो फिर हम डिटेक्ट करते हैं उसको डिटेक्ट करने का हमने ऑलरेडी कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि भाई जो ट्रेनिंग की एक्यूरेसी है वो इंक्रीज होती जा रही है, बट टेस्टिंग की जो एक्यूरेसी है या तो वो स्टेबल है, वो नहीं बढ़ रही है, या फिर वो गिर रही है। तो जब एक हमारा मॉडल ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कर पा रहा है बट वो टेस्टिंग उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ओवरफिटिंग। जब हमारे पास एक ऐसा केस आता है तो बोलते हैं कि भाई मॉडल ओवरफिट हो रहा है। ठीक है, अब ये ओवरफिट होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डीप लर्निंग। सो ओवरफिट क्यों होता है? क्योंकि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मान लो मैंने 10 न्यूरॉन डाले, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई 10 न्यूरॉन अपना खुद का डिसीजन देते हैं एंड उसके बेसिस से, उसकी वजह से मेरा एक जो फाइनल डिसीजन है वो आता है। ठीक है, बट ओवरफिटिंग का इश्यू इसलिए आता है क्योंकि जो आसपास वाले न्यूरॉन्स है, मान लो एक न्यूरॉन है उसके आसपास दो तीन न्यूरॉन और है, वो सब मिलके सेम डिसीजन देने लग जाते हैं। हर एक न्यूरॉन जो कि एक डिफरेंट डिसीजन देना चाहिए था, वो सब मिलके सेम डिसीजन देने लग जाते हैं। तो ये हो जाता है कंसेप्ट ऑफ, तो मतलब ये कॉज करता है मेरे को ओवरफिटिंग। ठीक है, इससे बचने के लिए व्हाट वी डू इज वी डू ड्रॉप आउट। ठीक है, ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है कि भाई हर एक ट्रेनिंग लूप के लिए एक रैंडम नंबर ऑफ न्यूरॉन्स को हम बंद कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं कि भाई उस ट्रेनिंग में वो वाले न्यूरॉन्स वर्क नहीं करेंगे। अब अगर मैंने एक रैंडम नंबर ऑफ न्यूरॉन्स को बंद कर दिया तो भाई जो बैचेस बन रहे थे, आसपास के न्यूरॉन वाले सेम डिसीजन दे रहे थे, वो चीज बंद हो जाएगी क्योंकि एक न्यूरॉन एक ही डिसीजन दे पाएगा, उसके आसपास के सारे न्यूरॉन्स बंद होंगे। तो ये होता है ड्रॉप आउट कॉन्सेप्ट, इससे हम ओवरफिटिंग को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इसके बाद मेरे को नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है। तो इसके बाद मेरे को नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का क्या कंसेप्ट है कि भाई मैं ना ट्राई करता हूं जो मैं ड्रॉप आउट दे रहा हूं वो ऐसे न्यूरॉन्स को दूं कि भाई एक बैच पूरा ड्रॉप आउट ना हो। ठीक है, एक पूरा बैच ड्रॉप आउट ना हो, रैंडम नंबर्स ऑफ मतलब अलग अलग न्यूरॉन्स डीएक्टिवेट हो, अलग अलग न्यूरॉन्स बंद हो। आसपास के ही अगर सारे न्यूरॉन बंद हो गए, मान लो मैंने 10 में से 5 न्यूरॉन बंद करने थे, वो पांचों एक साथ वाले बंद हो गए, तब तो मेरा कुछ फायदा नहीं मिला, पांच तो फिर भी साथ में रहे। तो मैं बैक नॉर्मलाइजेशन में बेसिकली ये करता हूँ कि मैं ना ट्राई करता हूँ कि मेरे आसपास वाले न्यूरॉन्स बंद ना हो, काफी डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट न्यूरॉन्स मेरे बंद हो।
भाई एक न्यूरॉन बंद हुआ, उसके बाद थोड़े से एक न्यूरॉन छोड़ेगा, उसके बाद एक बंद होगा, ताकि एक न्यूरॉन जो एक्टिव न्यूरॉन्स है उनके बीच में डेड न्यूरॉन्स आए, ना कि बहुत सारे डेड न्यूरॉन्स फिर एक्टिव न्यूरॉन्स आ गए सारे। ठीक है, समझ आया? सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई बात नहीं। लेट्स से ये मेरे न्यूरॉन्स थे जो मेरे लेयर के अंदर थे, ये थे मेरे न्यूरॉन्स। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, मान लो ये वाले जो न्यूरॉन है ये सेम डिसीजन देने लग गए, ये सेम डिसीजन दे रहे हैं, ये तीनों सेम डिसीजन दे रहे हैं। ठीक है, ये सेम डिसीजन दे रहे हैं, ये सेम डिसीजन दे रहे हैं, तो यहाँ पे हो रहा है ओवर फिटिंग। तो हमें रैंडम नंबर ऑफ न्यूरॉन्स को बंद करना है ड्रॉप आउट का यूज करके। ठीक है, तो मैं ड्रॉप आउट करूंगा, लेट से मैंने ड्रॉप किए कितने, 4 4 8 3 11 न्यूरॉन है, मैंने 5 ड्रॉप आउट करने हैं। ठीक है, मेरे को 5 न्यूरॉन्स को बंद करना है। सो अब बैच नॉर्मलाइजेशन में क्या है कि भाई ऐसा नहीं है कि इसको भी बंद कर दिया इसको भी बंद कर दिया, इन दोनों को बंद नहीं करूंगा क्योंकि ये सेम बैच के पार्ट है। मैं करूंगा इस बैच में से एक बंद कर दिया, इस बैच में से एक बंद कर दिया, तो नहीं, इसमें से इस वाले को बंद कर दिया, इस वाले बैच में से इसको बंद कर दिया, इसमें से इसको कर दिया, और इसमें से लेट से इसको कर दिया। तो इस तरीके से मेरे पास 5 न्यूरॉन मैंने बंद किए। किस बेसिस पे कि भाई हर एक बैच के अंदर से कुछ न्यूरॉन बंद हो जाए, और जो मेरे एक्टिव न्यूरॉन बचे उनके बीच में बेसिकली इक्वल इक्वल स्पेस आ गया है। तो एक ट्रेनिंग लूप के लिए मैंने इसको किया, फिर दूसरे ट्रेनिंग लूप में कुछ और न्यूरॉन्स को बंद करूंगा, जो बंद थे उनको चालू कर दूंगा। तो इस तरीके से हर एक न्यूरॉन सेपरेटली बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाता है। तो दिस इज बैच नॉर्मलाइजेशन, एंड ये पूरा कंसेप्ट है इसको हम बोलते हैं रेगुलराइजेशन। ठीक है, पूरा जो कंसेप्ट है इसको हम बोलते हैं रेगुलराइजेशन। आइए, लेट कैसे आज, पता नहीं, ये क्या आंसर है, हो गया बस, ये भी ठीक है। हम थ्योरी पूरी कर चुके हैं, प्रैक्टिकल वाले पार्ट पे चलेंगे। एक छोटा सा रिकैप दे दूंगा, कोई इशू नहीं है, बैठो। ठीक है, एक बार थ्योरी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आज हम जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड रेगुलराइजेशन। ठीक है, अब रेगुलराइजेशन के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। डीप लर्निंग चल रही है, दो टॉपिक पढ़े हैं अभी तक हमने डीप लर्निंग के, बहुत सारे टॉपिक है डीप लर्निंग के। तो डीप लर्निंग में हम बेसिकली रेगुलराइजेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, रेगुलराइजेशन का कंसेप्ट क्या है कि इसमें ना 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि जो मेरा मॉडल है क्या वो ओवरफिट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ओवरफिट डिटेक्ट करना। ठीक है, गिर जाएगा वो, डिटेक्टिंग ओवरफिटिंग, ये मेरा पहला कंसेप्ट होता है। ठीक है, ओवरफिटिंग आपको ऑलरेडी पता है, थोड़ा सा भूल गए। ओवरफिटिंग का जो कंसेप्ट होता है वो सिंपली ये होता है कि भाई मेरा जो मॉडल है उसकी ट्रेनिंग के टाइम पे एक्यूरेसी तो बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है, बट टेस्ट के टाइम पे एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं आ रही है। ठीक है, बेसिकली बायसनेस आ गई है मेरे मॉडल के अंदर, तो वो ओवरफिट हो जाता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है ओवरफिटिंग का। तो रेगुलेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं डिटेक्ट करता हूँ कि मेरा मॉडल ओवरफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ओवरफिट नहीं हो रहा है तब तो फिर रेगुलेशन की नीड ही नहीं है। बट अगर ओवरफिट हो रहा है मेरा मॉडल, तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड स्टेप पे आता हूँ, विच इज मैं ड्रॉप आउट करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ड्रॉप आउट का मतलब होता है, मान लो मैं 10 न्यूरॉन्स पे वर्क कर रहा हूँ, तो उसमें से मैं 5 को बंद कर दूंगा। ठीक है, आसपास वाले न्यूरॉन्स को बंद कर दूंगा। और मैं ड्रॉप आउट क्यों करता हूँ, क्योंकि भाई जब मैं न्यूरल नेटवर्क की बात कर रहा हूँ ना, तो ओवरफिटिंग कैसे होती है कि अगर मैं वहां पे देखूं, तो जो आसपास वाले न्यूरॉन्स है वो ना सेम डिसीजन देने लग जाते हैं। मेरा एक्सपेक्टेड क्या होता है कि भाई हर एक न्यूरॉन अपना खुद का एक डिसीजन देगा, एंड उन सबके जो डिसीजन है उनको कंबाइन करके मैं एक फाइनल डिसीजन बनाऊंगा। बट अगर आसपास वाले न्यूरॉन्स सेम ही डिसीजन दे रहे हैं, तो फिर तो मेरे पास बेसिकली भाई 2 न्यूरॉन क्यों रखूं, मैं एक ही न्यूरॉन रख लूंगा उसमें, है ना। है, 2 न्यूरॉन क्यों रखूं उसमें, एक ही न्यूरॉन रख लूंगा।
तो ये कंसेप्ट होता है मेरा ओवरफिटिंग का। इसको हम सॉल्व करते हैं थ्रू ड्रॉप आउट। ठीक है, ड्रॉप आउट क्या होता है कि भाई जो मेरे ओवरफिटिंग वाले न्यूरॉन्स थे, जो मेरे ओवरफिटिंग वाले न्यूरॉन्स थे, एसी रिमोट मेरे कैबिन में ले आओ, ऑन कर लेना। ठीक है, जो ओवरफिटिंग वाले न्यूरॉन्स थे उसको हमने क्या किया कि भाई उनके बैचेस में से न्यूरॉन्स को हमने बंद किया। हम पहले ट्रेनिंग लूप के लिए 5 न्यूरॉन बंद किए, दूसरे वाले के लिए बचे हुए 5 बंद किए, उन वालों को एक्टिवेट कर दिया। तो इस वजह से हर एक न्यूरॉन की सेपरेटली ट्रेनिंग होती है ताकि ओवरफिटिंग ना आए। ठीक है, अब जो ये ड्रॉप आउट है उसको हम ऐसे ही ड्रॉप आउट नहीं कर सकते। हमें बेसिकली ये देखना पड़ेगा कि भाई हर एक बैच में से कुछ न्यूरॉन्स ही ड्रॉप आउट हो। ऐसा ना हो कि भाई कई कई बैचेस से पूरे पूरे बच गए और कई सारे बैचेस में लाइक पूरे पूरे बंद हो गए। तो हर एक बैच में कुछ पार्ट बंद हो कुछ पार्ट एक्टिव रहे, हमें ये देखना पड़ता है। मैंने यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल लिया था, मेरे पास जो सर्कल्स में सारे न्यूरॉन्स थे जो मैंने मार्क किया है सर्कल्स में, दो दो न्यूरॉन को यहाँ पे और बीच वाले में तीनों और फिर दो दो, तो ये बैचेस बन रहे थे। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट लेयर में ऊपर वाले जो 2 न्यूरॉन्स थे वो सेम डिसीजन दे रहे थे, नीचे वाले जो 2 न्यूरॉन्स थे वो सेम डिसीजन दे रहे थे, अगली वाली लेयर में तीनों ही सेम डिसीजन दे रहे थे, लास्ट वाले में फिर से वही था कि ऊपर वाले 2 दे रहे हैं नीचे वाले 2 सेम दे रहे हैं। ठीक है, तो मैंने जब ड्रॉप आउट किया तो मैंने काउंट किया 11 न्यूरॉन्स है, मैं 5 बंद कर देता हूँ। ठीक है, बट मैं बैच नॉर्मलाइजेशन से ये डिसाइड करूंगा कौन से न्यूरॉन्स मेरे को एक्चुअली बंद करने हैं। तो जो 5 मैंने बंद किए वो कौन से किए, पहले बैच में से एक न्यूरॉन बंद कर दिया, दूसरे में से एक बंद कर दिया, तीसरे में से एक बंद कर दिया, सब में से एक एक बंद कर दिया। जरूरी नहीं है सब में से एक एक करें, ठीक है, जरूरी नहीं होता सब में से एक एक करें, बट बेसिकली डिस्टिंक्ट न्यूरॉन्स हो गए। डिस्टिंक्ट न्यूरॉन्स का मतलब क्या हुआ कि भाई जो एक्टिव न्यूरॉन्स है उनके बीच में एटलीस्ट एक डेड न्यूरॉन आ रहा है। ये एक्टिव है, एक डेड, एक्टिव। ठीक है, ये वाला एक्टिव है, इसके बीच में एक डेड, एक्टिव। ये वाला डेड है, एक्टिव, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में भी एक डेड है, एक्टिव है। ठीक है, तो हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि बेसिकली भाई 2 एक्टिव न्यूरॉन्स के बीच में एटलीस्ट एक डेड न्यूरॉन तो आ ही है। हाँ, एक लेयर वाइज देखते हैं हम, ऐसे नहीं देखते। हाँ, वही बैच नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट है। जो ड्रॉप आउट कर रहे हैं वो डेड न्यूरॉन्स से डाल रहे हैं, और बैच नॉर्मलाइजेशन से हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से न्यूरॉन्स को मेरे को एक्चुअली ऑफ करना है। मतलब देखो एक्चुअली ये एक मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए दिया है, बहुत छोटा न्यूरल नेटवर्क है उसमें एग्जांपल के लिए दिया है। एक्चुअली जब आप डेड न्यूरॉन्स इंट्रोड्यूस करते हो तो काफी सारे डेड न्यूरॉन्स इंट्रोड्यूस होते हैं, एंड जो भी आपके मॉडल के लिए बेस्ट कंसेप्ट रहता है, बेस्ट एल्गोरिथम रहती है, बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन रहती है, बैच नॉर्मलाइजेशन उसी के हिसाब से डेड न्यूरॉन्स को इंट्रोड्यूस करता है। तो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि भाई दो एक्टिवेशन उसके बीच में, 2 न्यूरॉन्स के बीच में डेड न्यूरॉन हो ही ना। सारी चीजें पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कंसेप्ट मैंने बता दिया, एक्चुअली कोड ऑटोमेटिकली इस चीज को डिसाइड करता है। ठीक है, तो लेट मी प्लग इन दिस एंड राइट द कोड। ठीक है, प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं। डाल दिया ऑलरेडी। ठीक है, अपना जो कोड था उसके अंदर एक कोड ब्लॉक कोड डाल लो। ठीक है, उसके अंदर हम आज के रेगुलेशन वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोलैब खोल लिया सबने, सबने कोलैब खोल लिया। ठीक है, उसे कर लो। कुछ एरर है इसमें, क्या एरर है? आपने स्पेसिस में इशू किया हुआ है। हम्म। हाँ, तो आपने कहीं पे जो आगे आपने स्पेस दिए हुए ना, ये वाले स्पेस जो लाइन से पहले स्पेसेस होते हैं, उसमें कहीं पे इशू किया हुआ है आपने, वेरीफाई कर लो। ठीक है, यहाँ पे हमने एक ड्रॉपनेट डिजाइन किया है।
यहाँ पे हमने एक ड्रॉपनेट डिजाइन किया है, ठीक है। ड्रॉपनेट डिजाइन करने का मतलब क्या होता है, नहीं समझ आ रहा? एरर, पहले एरर देख लेते हैं। इतने आप लोग कोड लिखो, मैं कोड समझाता हूँ फिर आपको। स्पेसेस तो ठीक है, मैंने लेवल। यहाँ पे इशू है आपका इंडेंटेशन का, ये क्या किया हुआ है आपने? डेफिनेट नहीं, सिर्फ इनिट होता है। जो डेफिनेट यहाँ पे स्पेस आएगा। और ये दो है ना, एक ही लगाया आपने, यहाँ पे दो आते हैं। कीवर्ड है, इसी तरीके से डिफाइंड होता है ये। हेलो, ये ऊपर क्या है? डेटा सेट्स है, ये डेटा सेट है ये, ठीक है। और डेटा लोडर, डेटा लोडर का डी और एल दोनों छोटे हैं। ये क्या, डी तो छोटे कर लेना। इसमें यहाँ पे क्यों error आ रहा है? तो यहाँ पे आपने कॉमा नहीं लगाया, करो फिक्स करो, ठीक है। यहाँ पे मैंने ओवरफिटिंग का इशू, तो देखो मेरे को सिंपली समझ आ जाता है कैसे, कि भाई जब मैं ट्रेनिंग की जो मेरी एक्यूरेसी है वो बढ़ रही हो, ट्रेनिंग एक्यूरेसी, ये वाली एक्यूरेसी, यहाँ पे मतलब लॉस बेसिकली कम हो रहा हो। अगर मैं इस वाले में देखूं, यहाँ पे देखो, इस वाले में मैं देखूं कि भाई लॉस कम हो रहा है, लॉस यहाँ पे कम हो रहा है, मतलब हाँ यहाँ पे लॉस मेरा कम हो रहा है, लास्ट पार्ट में बड़ा भी है, बट हाँ लॉस कम हो रहा है क्या? आपने और कुछ शायद आया होगा, देखो डेटा सेट का नाम ही गलत दिखा रहे हैं, एक्चुअली डेटा सेट सी है, आपने ऊपर ही गलत लिखा है, और ये डेटा लोडर ही है, आपने यहाँ पे कैपिटल स्मॉल में पूरा इशू कर रखा है, ठीक है। ओवरफिटिंग पता कैसे करते हैं, कि भाई मेरी जो ट्रेनिंग की एक्यूरेसी है, मतलब ट्रेनिंग के टाइम पे जो लॉस है वो तो कम हो रहा है, बट जब मैं उसको टेस्ट कर रहा हूँ, उसकी टेस्टिंग देख रहा हूँ, यहाँ पे जो ये वाली एक्यूरेसी है ये नहीं बढ़ रही है। पॉइंट कि ट्रेनिंग टाइम पे जो ये लॉस है, लॉस की वैल्यूज है ये कम हो रही है, बट ये वाली एक्यूरेसी है ये बढ़ नहीं रही है, या तो सेम चल रही है या फिर गिर रही है। तो बेसिकली ये वाला केस होता है मेरा ओवरफिटिंग का, ठीक है। ओवरफिटिंग को फिक्स करने के लिए मैं ड्रॉप आउट लेयर इंट्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है। तो इसको फिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ड्रॉप आउट लेयर इंट्रोड्यूस करी, ठीक है। बेसिकली आप देखो जो आउटपुट था वो सेम है, 784, 256, 256 और 256 नहीं होगा, एक मिनट रुको, 128 में है ना, ठीक है। 256 नहीं है, इसे 128 में करना है, और ये भी 128 होगा। इसको तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, 256 पे रहने देता हूँ इसे, हाँ ठीक है। तो भाई मैंने सेम ही दोनों लेयर्स के यूज किए, ठीक है। FC1 और FC2 मेरी सेम लेयर्स है, FC1 और FC2 सेम ही है ना। बीच में मैंने एक ड्रॉप आउट लेयर इंट्रोड्यूस कर दी विद 0.3। 0.3 का क्या मतलब है, कि भाई हर एक ट्रेन लूप के अंदर 30% ऑफ द न्यूरॉन्स बंद होंगे, हर एक ट्रेनिंग लूप के अंदर 30% ऑफ द न्यूरॉन्स बंद होंगे। ड्रॉप आउट का वही मतलब होता है कि भाई कुछ परसेंटेज, कुछ पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स में बंद कर देता हूं। मैंने डिफाइन कर दिया कि भाई हर एक ट्रेनिंग लूप में 30% बंद होंगे मेरे, ठीक है। उसके बाद मैंने सिंपली जो ट्रेनिंग मॉडल की डेफिनेशन थी वो सेम रखी। सबसे पहले इंपोर्ट किया, एक्स डॉट व्यू से डेटा आया मेरे पास, उसको मैंने FC1 से भेजा,
फिर ड्रॉप आउट दिया, ड्रॉप दिया, फिर FC2 से भेजा। ठीक है, तो हर एक लूप में मेरे 30% ऑफ द न्यूरॉन्स बंद हो रहे हैं। समझ आया? नहीं समझ आया? ये वाला जो कंसेप्ट बताया था ये समझ आया? ओवर फिटिंग जो भी बताई वो समझ आई? बोलो ना, फिर बोलोगे कब, बोलोगे नहीं तो समझ कैसे आएगा, मेरे को पता लगेगा। डीप लर्निंग अभी तो बहुत ज्यादा कुछ किया भी नहीं है, क्या नहीं समझ आया इसमें? कुछ भी नहीं समझ आया है। हम बेसिकली डेटा ले रहे हैं, उसके बाद न्यूरल नेटवर्क्स बना रहे हैं और उसको ट्रेन कर रहे हैं। ये है कोर कंसेप्ट ऑफ डीप लर्निंग। ठीक है, अब इस चीज को एक्चुअली प्रैक्टिकली किया कैसे जाता है वो हम समझ रहे हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट है। इसके अंदर हमने मॉडल डिफाइन किए। एक मॉडल काफी बड़ा होता है तो उसको जीपीयू पर ट्रेन करना सीखा। ठीक है, मॉडल को डिफाइन कैसे करते हैं वो सीखा। न्यूरॉन्स क्या होते हैं वो सीखा। न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं वो सीखा। न्यूरल नेटवर्क में मल्टीपल लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स को बनाना सीखा। अब हम उन्हीं लेयर्स में एक जो प्रॉब्लम मेरे पास आती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख रहे हैं। प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है ओवरफिटिंग की। ओवरफिटिंग का क्या मतलब है कि भाई जब ट्रेनिंग हो रही है मेरे मॉडल की, तब तो लॉस जो है, लॉस का बेसिकली मतलब होता है कि भाई एक लेयर से निकलने के बाद डेटा कितना लॉस हुआ, मतलब एक ट्रेनिंग लूप के बाद 100% जब डेटा इनपुट जा रहा है तो लॉस कितना हुआ। ठीक है, लॉस को मेरे को कम से कम करना होता है। ठीक है, लॉस मेरा जितना कम होएगा उतना मेरे लिए बेटर रहता है। ठीक है, तो दिखा दूंगा अभी, तो लॉस मेरा जितना कम होता है उतना मेरे लिए बेटर रहता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो देखो ये होती है लॉस की वैल्यू। एपोक होते हैं मेरे ट्रेनिंग लूप। हर एक ट्रेनिंग लूप के बाद मेरा गोल रहता है कि लॉस कम से कम हो, डेटा अगर मैं 100% डेटा डाल रहा हूँ तो 100% यहाँ पे आ जाए। क्योंकि 100% नहीं आएगा, कुछ ना कुछ लॉस लॉस हमेशा होएगा। बट हर एक ट्रेनिंग लूप के बाद वो लॉस कम होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा गोल रहता है। ठीक है, अब जो लॉस कम होता है, जितना कम मेरा लॉस होगा उतनी ज्यादा मेरी एक्यूरेसी होगी, उतना मेरा मॉडल अच्छा होगा। ठीक है, अब दिक्कत लेकिन क्या आती है कि भाई कई बार क्या होता है कि लॉस तो कम होता जा रहा है हर एक ट्रेनिंग लूप के साथ, बट जो एक्यूरेसी है ना, एक्यूरेसी बढ़ नहीं रही है। लॉस कम होने का मतलब एक्यूरेसी बढ़नी चाहिए, बट कई बार दिक्कत आती है कि लॉस तो कम हो रहा है बट एक्यूरेसी या तो सेम रहती है या फिर गिर जाती है। तो ये केस होता है मेरा ओवरफिटिंग का। ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है ओवरफिटिंग की। ओवरफिटिंग होता क्यों है? क्योंकि भाई जो न्यूरॉन्स है ना मेरे न्यूरल नेटवर्क के अंदर, जो आसपास वाले न्यूरॉन्स है ना वो सेम डिसीजन देने लग जाते हैं। मेरा एक्सपेक्टेड क्या होता है कि भाई मान लो मैंने ये 11 न्यूरॉन डाले हुए हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 11 के 11 न्यूरॉन एक डिफरेंट डिसीजन देंगे, एक डिफरेंट आउटपुट देंगे। तभी उस टोटल आउटपुट के बेसिस पे मैं रिजल्ट देखता हूँ, फाइनल डिसीजन लेता हूँ। ठीक है, बट दिक्कत क्या होती है, सेम लेयर्स में बैचेस बन जाते हैं। जैसे मैंने पहली वाले में 4 न्यूरॉन थे तो दो दो के बैचेस बना दिए। ठीक है, इस तरीके से ना ऑटोमेटिकली होता है, ये हम नहीं करते, ऑटोमेटिकली ट्रेनिंग के टाइम पे बैचेस बन जाते हैं। तो एक बैच में जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं वो सेम डिसीजन देने लग जाते हैं, सेम आउटपुट देने लग जाते हैं। ठीक है, इस वजह से आती है मेरी ओवरफिटिंग का इशू। ठीक है, इसको फिक्स कैसे करते हैं? इसको फिक्स करने के लिए मैं हर ट्रेनिंग लूप में कुछ परसेंटेज ऑफ न्यूरॉन्स को बंद कर देता हूं। हर एक ट्रेनिंग लूप में मैं कुछ परसेंटेज ऑफ न्यूरॉन्स को बंद कर देता हूं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जैसे पहले वाले बैच में से एक न्यूरॉन बंद कर दिया, दूसरे वाले में से एक बंद कर दिया, बीच वाले में से एक बंद कर दिया, जिस पे क्रॉस लगा हुआ है वो वाले न्यूरॉन्स मैंने बंद कर दिए। तो पहला ट्रेनिंग लूप उससे हुआ। अब क्योंकि न्यूरॉन्स के बीच में डिस्टेंस आ गया तो भाई वो अलग अलग डिसीजन देते हैं, वो अलग अलग डिसीजन देंगे क्योंकि डिस्टेंस आगे जो पास पास होते हैं वो उसमें दिक्कत आती है सिर्फ। ठीक है, अब पहले ट्रेनिंग लूप के लिए मैंने ये वाले 5 न्यूरॉन बंद किए थे, अगले ट्रेनिंग लूप के लिए कोई और 5 न्यूरॉन बंद कर दूंगा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट न्यूरॉन्स को बंद मतलब ऑन ऑफ करते हुए मेरा जो मॉडल है उसमें से ओवरफिटिंग का इशू चला जाता है। ठीक है, अब उसी के लिए मैंने यहाँ पे कोड लिखा है, उसको हम बोलते हैं एक ड्रॉपनेट। ठीक है, ड्रॉपनेट के नाम से मैंने एक मॉडल बनाया। इसके अंदर क्या किया, जो FC1 और FC2 थी वो लेयर्स तो मैंने सेम रखी, जो FC1 और FC2 थी वो लेयर्स तो मैंने सेम रखी। ठीक है, अब यहाँ पे सोचोगे भाई 784 वही 28x28 जो किया था ना, 28x28 पिक्सल थे। हाँ, इनपुट आउटपुट वाला कंसेप्ट था। तो 28x28 पिक्सल थे, तो 28x28 784 होता है, तो मैंने सीधा नंबर लिख दिया यहाँ पे। मैं 28x28 भी लिख सकता हूँ, सेम ही बात पड़ती है। ठीक है, मैंने लिया कि भाई इसमें पहली लेयर में इनपुट जाएगा 784 पैरामीटर्स का, आउटपुट ये देगा 256 पैरामीटर्स। मैंने ऊपर 128 डिसाइड किया था, now मैंने 256 ले लिया क्योंकि मैं ही आउटपुट डिसाइड कर रहा हूँ, मैं जितना मर्जी डिसाइड कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है? बेसिकली मैंने ये आउटपुट बढ़ा के नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बढ़ा दिए इस लेयर में। ठीक है, उसके बाद मैंने एक ड्रॉप आउट लेयर इंट्रोड्यूस करी। ठीक है, ड्रॉप आउट लेयर इंट्रोड्यूस करी, उसके अंदर मैंने लिखा हुआ 0.3। 0.3 का मतलब है कि भाई हर एक ट्रेनिंग लूप के लिए जब भी ये मॉडल ट्रेन किया जाएगा
30% ऑफ द न्यूरॉन्स बंद हो जाएंगे। वो कुछ परसेंटेज ऑफ द न्यूरॉन्स बंद करने थे, यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया कि 30% ऑफ द न्यूरॉन्स बंद हो जाएंगे। उसके बाद फिर वही दूसरी लेयर आ गई, जो इस लेयर का आउटपुट है वो इस लेयर का इनपुट होता है, और फाइनली हमें 10 आउटपुट्स मिल सकते हैं, क्योंकि मैं डिजिट्स के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, हैंड डिजिट्स के ऊपर ना, तो वो नंबर 0 से लेके 9 तक हो सकते हैं। समझ आया? समझ आया? आया कि नहीं? कौन सा एक्स? सेल्फ में एक्स, ये उस पर तो भी आएंगे ना, यहाँ तक बताओ, यहाँ तक समझ आया इस वाली लाइन तक? ये 10, देखो मेरा गोल क्या है, जो मैं मॉडल ट्रेन कर रहा हूँ वो ना MINST के ऊपर कर रहा हूँ, डेटा सेट के ऊपर। MINST जो डेटा सेट है वो डेटा सेट क्या है, हैंड ड्रॉन डिजिट्स का है, ठीक है, हैंड ड्रॉन डिजिट्स का है। और जो डिजिट्स है वो मैक्सिमम 10 ही तो पॉसिबल है, 0 से लेके 9 तक। समझ मेरी बात? 10 डिजिट पॉसिबल है तो 10 ही आउटपुट पॉसिबल है। 256 मैं एक नंबर ले सकता हूँ कोई भी, मैं ऊपर 128 लिया था, मैं 256 लिया है। इस नंबर से बेसिकली मैं कंट्रोल करता हूँ हर एक लेयर के अंदर न्यूरॉन्स कितने होंगे। मैं जितना ज्यादा ये बड़ा नंबर रखूंगा उतने ज्यादा उस लेयर के अंदर न्यूरॉन होंगे, और जितना छोटा नंबर रखूंगा उतने कम न्यूरॉन होंगे। तो बेसिकली इसके साथ रूल सिर्फ भी है कि जो नंबर मैं यहाँ पे लिखूंगा वही नंबर मेरे को एक्जैक्टली यहाँ पे लिखना पड़ेगा। नंबर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, अभी और भी आएगा नीचे, इतना लिखा इतना ही है। 784 जो है वो 28 है, जो इनपुट इमेज है। नहीं ये तो चेंज नहीं कर सकते ना। हाँ हाँ, बट वही है कि मेरा फिर न्यूरॉन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, वो ट्रेनिंग करने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा। पॉइंट, ये नंबर पे मेरा पूरा कंट्रोल है। एक्चुअली यही नंबर है जिसपे मेरा कंट्रोल है, वरना जो इनपुट आ रहा है वो भी मेरा ऑलरेडी डेटा के हिसाब से आएगा, जो आउटपुट आ रहा है वो भी जितने पॉसिबल आउटपुट है उतने दे सकता हूँ, उनके ऊपर तो कंट्रोल है नहीं। मेरा मेरे नेटवर्क के अंदर कितने न्यूरॉन्स होंगे वो कंट्रोल इसी नंबर से होता है। ठीक है, और कोई डाउट? 0.3 पता है क्या है? 30%, है ना? इतना समझ आया? मैंने अपने न्यूरल नेटवर्क की लेयर्स थी वो डिफाइन कर दी, ठीक है। अब इन लेयर्स के अंदर डेटा वो कैसे करेगा, मूव कैसे करेगा, वो डिफाइन करना होता है मेरे को। एक मॉडल के अंदर दो पार्ट होते हैं, मेरे जो लेयर्स हैं वो डिफाइन करता हूं, उन लेयर्स के अंदर डेटा मूव कैसे करेगा वो डिफाइन करता हूं। तो नीचे जो मैं फॉरवर्ड का फंक्शन डिफाइन करता हूं, इसके अंदर मैं एक्चुअली डिफाइन कर रहा हूं कि मेरे जो डेटा है वो इन लेयर्स के अंदर मूव कैसे करेगा। जो सेल्फ है वो तो मैंने बताया था कि भाई क्लास की जो पेरेंट प्रॉपर्टीज है वो मैं चाइल्ड प्रॉपर्टीज के अंदर ले रहा हूँ, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है पाइथन वाला, याद आया? और एक्स मेरा एक्चुअल डेटा है जिसके ऊपर मेरा जो मॉडल है वो ट्रेन होगा, जो मैं इनपुट दूंगा। ठीक है, समझ आया? मैंने सबसे पहले एक्स डॉट व्यू किया -1 और 784। ठीक है, अब देखो जब मैं एक इमेज की बात कर रहा हूं तो उसके अंदर 28 पिक्सल्स की रो ऐसे है, मतलब 28 रोज है, 28 कॉलम्स है, 28 बाई 28 है ना। तो ये बेसिकली टेबल के फॉर्मेट में हुआ, इसको मैं टेबल का फॉर्मेट बोल सकता हूँ, है ना? हाँ, अब इस टेबल के फॉर्मेट को तो मैं एक न्यूरल नेटवर्क के अंदर इनपुट दे नहीं सकता, क्योंकि भाई वो लिंक करने की कोशिश करेगा हर एक कॉलम को हर एक रो से, है ना? तो मैं क्या करता हूँ, -1 और 74 लिखा। -1 यहाँ पे लिखने से क्या होता है कि भाई जो मेरा जितना भी डेटा है वो एक सिंगल रो बन गया, मतलब जो पहले 28 पिक्सल थे वो सबसे पहले आए, फिर जो अगले 28 पिक्सल थे जो उसके नीचे थे वो उठ के उसके आगे ही आ गए। पॉइंट, तो सिंगल एक रो बन गई, वो एक सिंगल रो बन गई। तो मेरा जो डेटा है वो बेसिकली इनकोड बहुत अच्छे से हो गया, मॉडल पे जाने के लिए रेडी हो गया वो डेटा। ठीक है, उसके बाद मैंने रेल्यू फंक्शन यूज किया। रेल्यू बेसिकली मेरा एक्टिवेशन फंक्शन होता है हर एक न्यूरॉन के लिए जो मैं यूज करता हूँ, है ना? मैंने बताया था कि भाई लास्ट वाली जो लेयर होती है उसी के अंदर मैं ज्यादातर सॉफ्टमैक्स यूज करता हूँ, वरना रेल्यू यूज किया जाता है पिछली वाली जितनी भी लेयर्स होती है उन सबके अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ पे टॉर्च डॉट रेल्यू मतलब एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया, उसके बाद डिफाइन कर दी कि भाई जो फर्स्ट लेयर है उसमें डेटा डाल दिया, फर्स्ट लेयर थी उसके अंदर डेटा डाल दिया। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड लेयर जो मेरी ड्रॉप आउट लेयर थी उसके अंदर डेटा डाल दिया। अब यहाँ पे ना जो ये ड्रॉप आउट लेयर है सेल्फ डॉट ड्रॉप के नाम से है, उसको ना आप एक लेयर की तरह मत समझो, वो यू कैन से एक पूरे न्यूरल नेटवर्क की प्रॉपर्टी है। हमेशा एक न्यूरल नेटवर्क की मतलब लेयर्स के बीच में ही आती है, बट ये एक्चुअली मैंने मेरी दो लेयर्स थी उनके बीच में ड्रॉप आउट लेयर डाली। तो ड्रॉप आउट लेयर क्या करेगी कि जो बंद करने वाला कंसेप्ट है ना, तो एक्चुअली ये नहीं होता कि भाई उसने न्यूरॉन को डायरेक्टली बंद कर सकती है वो। ठीक है, एक्चुअली करती क्या है कि मान लो बीच वाली जो लेयर है ये मेरी ड्रॉप आउट लेयर है, ठीक है, इस लेयर में बैचिंग हो रही है, इस लेयर में बैचिंग हो रही है, न्यूरॉन्स है इसमें,
ड्रॉप आउट लेयर क्या करती है, एक फिल्टर की तरह काम करती है। ठीक है, मैंने ऐसे बोला 30% ऑफ द न्यूरॉन्स को एक्टिवेट मतलब बंद करना है। ठीक है, तो क्या करेगी, इसके पास जितने भी इनपुट्स आए, यहां से भी इनपुट आएगा, 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 आगे सिर्फ इसको और इसको जाने देगी, इनको यहां पे ब्लॉक कर देगी। ठीक है, एक्चुअली न्यूरॉन्स को बंद नहीं कर सकता ना मैं, न्यूरॉन्स को डिसीजन देंगे ही देंगे, मैं ब्लॉक कर सकता हूं उन्हें, इसलिए मेरे को इसके बीच में डालना पड़ता है। ठीक है, मान लो मेरे पास 3 लेयर होती, मान लो मेरे पास न्यूरॉन्स की 3 लेयर होती, तो मेरे को 2 ड्रॉप आउट लेयर डालनी पड़ती, एक यहाँ पे और एक फिर इसके बाद यहाँ पे। कंसेप्ट समझ आ रहा है मेरा? इट्स लाइक ड्रॉप आउट इज लाइक अ फिल्टर। ठीक है, कि भाई वो 30% ऑफ द न्यूरॉन्स के आउटपुट को ब्लॉक कर देगी, बाकियों को आगे जाने देगी। क्लियर है? क्लियर है? समझ आया? ठीक है, उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे देखो ड्रॉप आउट लेयर में डेटा सेंड कर दिया, मतलब ड्रॉप आउट लेयर को यूज कर लिया। ठीक है, बेसिकली कुछ किसी भी लेयर को यूज करना होता है, मैं इस तरीके से यूज करता हूँ, सेल डॉट ड्रॉप में डेटा पास कर देता हूँ सिर्फ, और एक्स की वैल्यू उससे अपडेट करवा लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे डेटा पास कर दिया, उसके बाद फिर मैंने सेकंड लेयर से डेटा पास करवा लिया। समझ आया? क्लियर है? और फाइनली जो मेरा डेटा बचा, वो यहाँ पे मैंने रिटर्न एक्स कर दिया, इस मॉडल का आउटपुट बता दिया उसे। अब समझ आया? पढ़ लो एक बार, कोड पढ़ लो, बताता हूँ आगे। एक्टिवेशन फंक्शन ना, एक न्यूरॉन को एक्टिवेट करने के लिए मेरे को एक फंक्शन बताना पड़ता है ना, 2 फंक्शन बताए थे मैंने, एक वैल्यू होता है और एक सॉफ्टमैक्स होता है। तो मेरी फाइनल लेयर है, उसके अंदर हम सॉफ्टमैक्स यूज करते हैं, उससे पहले जितनी भी लेयर्स होंगी सब में वैल्यू यूज करता हूँ। और सॉफ्टमैक्स को यहाँ पे मेरे को डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, मैं बाय डिफॉल्ट सॉफ्टमैक्स डिफाइंड होता है, जब वो वैल्यू यूज करना होता है तो वो उसे डिफाइन करना पड़ता है। आई समझ? क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट्स? नहीं ना? इतना कोड लिखा आपने ये वाला? नहीं लिखा है? ये वाला नहीं लिखा, पहले का लिखा हुआ है सारा? तीन लिख रखे हैं। कोई बात नहीं, एक बार जब ये फाइल मैं अभी सेंड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर आप इसको अपने को लैब में अपलोड करके इसी पे कंटिन्यू कर सकते हो काम। ठीक है, अब मैंने ना यहाँ पे मॉडल तो डिफाइन कर दिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मॉडल डिफाइन कर दिया है, मेरे को अब इसका डिफाइन करना है एक ट्रेनिंग लूप, इस मॉडल को ट्रेन करना है। ठीक है, अभी तो मैंने क्योंकि सिर्फ न्यूरल जो नेटवर्क था मेरा वो बनाया है ना, अभी से मैंने न्यूरल नेटवर्क बनाया है, इसके डेटा अभी एक्चुअली पास हो नहीं रहा है, मैंने सिर्फ डिफाइन किया कि भाई ये लेयर्स है, ऐसे ऐसे डेटा पास होगा, एक्चुअली डेटा पास हो नहीं रहा है। ठीक है, तो वो डेटा पास होता है मेरा किससे, ट्रेनिंग लूप से। तो जो ट्रेनिंग लूप है ना मेरे पास ऊपर है, वही वाला सेम यूज कर लेंगे, ये ना, इसी को हम सेम यूज कर लेंगे। ठीक है, इसके अंदर नया कोड डाल देते हैं और इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे को मॉडल भी डिफाइन करना पड़ेगा ना, बेसिकली सेम ही है सारे वो हमारे। डिवाइस हो गया, डिवाइस हो गया, तो मेरे को ये भी डिफाइन करने पड़ेगा, ये दोनों चीजें भी डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, इससे पहले
पार्ट नहीं समझ आया? आया समझ? कोलैब का पार्ट है वो तो अलग चीज है। ठीक है, तो समझ आया? मैंने ये ड्रॉपनेट ही किया है अभी तक। T4 जीपीयू करके वहां पे एक रन टाइम होता है, वो सिलेक्ट करना है आपको। हाँ भैया ना, ठीक है। तो अब आगे देख लो, मैंने दोनों अपने पूरा डेटा को जीपीयू में भेज दिया। मैंने दोनों जीपीयू को और दोनों डेटा को, एक्स और वाई को, दोनों को जीपीयू में भेज दिया। मेरा मॉडल भी जीपीयू में था। ठीक है, मतलब सीपीयू है तो सीपीयू में चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने प्रिडिक्शन मॉडल एक्स किया, मतलब अपने मॉडल से मैंने प्रिडिक्शन करवाए। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट जो रैंडम मैंने बताया था ना, पहले रैंडम होता है, फिर धीरे धीरे करके जो बेस्ट पाथ होता है उसे रखते हैं, बाकी को हटाते रहते हैं। ट्रेनिंग ऐसे होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब मैंने किया, तो यहाँ पे रैंडम उसने आउटपुट देगा। ठीक है, उसको नहीं पता कि भाई आउटपुट किसे लिंक क्या है, उसको नहीं पता, वो रैंडम आउटपुट देगा। अब जो रैंडम आउटपुट्स हैं उसके अंदर देर आर चांसेस कि भाई कुछ तो आउटपुट ठीक हो ही जाएंगे। मैं ये 60,000 मेरे पास एंट्रीज हैं, 60,000 में ट्राई करूंगा, तो 5, 6, 10, 12 कुछ तो सही आएंगी आएंगी। 5, 6, 10, 12 कुछ तो सही आएंगी आएंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लॉस कैलकुलेट किया उस बेसिस पे। ठीक है, कि भाई कितनी मेरी सही आई, कितनी मेरी गलत आई, कितनी मेरी सही आई है, कितनी मेरी गलत आई है, प्रिडिक्शंस और बाय के बेसिस पे। भाई प्रिडिक्शन जो मैंने मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है, और बाय जो मेरी एक्चुअल थी, इससे मेरा लॉस कैलकुलेट हुआ। ठीक है, क्राइटेरियन होता है जो मेरा लॉस कैलकुलेट करता है फंक्शन। ठीक है, अब जो लॉस आया, ठीक है, तो लॉस को मैंने सेव किया लॉस वाले वेरिएबल के अंदर, और मैंने यूज किया ऑप्टिमाइजर डॉट जीरो ग्रेड। ऑप्टिमाइजर डॉट जीरो ग्रेड का मतलब क्या होता है कि भाई जो भी उसने रैंडम पाथ बनाए थे, अब मैंने वो क्लियर कर दिए, मैंने वो क्लियर कर दिए। ठीक है, और मैंने क्या किया, लॉस डॉट बैकवर्ड। ठीक है, लॉस डॉट बैकवर्ड का मतलब है जो पाथ में सबसे कम मेरा लॉस था, जिस कॉम्बिनेशन में सबसे कम लॉसेस थे मेरे, उनको मैंने दोबारा डाल दिया उसके अंदर। बात समझ आइए, उसको मैंने दोबारा डाल दिया। हाँ, उसको मैंने दोबारा डाल दिया। और ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप, ठीक है, ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप का मतलब है कि भाई इसको, ये वाला जो मॉडल है, अब मैंने उसको अपने जो ऑलरेडी मॉडल था उससे अपडेट कर दिया। तो इसके अंदर बेसिकली 10, 12, 5, 10 जो भी स्टेप्स थे जो कि सबसे कम लॉस वाले थे, वो डल गए। हमें मॉडल के अंदर कुछ पाथ है, कुछ कॉम्बिनेशन है जो फाइनलाइज हो चुकी है, बाकी मेरे को फाइंड करने हैं। यहाँ पे मेरा खत्म हो जाता है लूप। वाह, डाउट आ रहा है? क्या हुआ? यहाँ पे मेरा एक लूप खत्म हो गया। पहला लूप खत्म होने के बाद मेरे को एक मॉडल मिला जिसके अंदर कुछ पाथ मेरे डिफाइन हो चुके हैं, सबसे कम लॉस वाले। मैंने दोबारा सेम स्टेप रिपीट किए। अब जो मेरे पास ऑलरेडी डिफाइंड स्टेप थे, उनके रिप्लेसमेंट में भी मैंने और पाथ भी डिफाइन करे हैं। ठीक है, मतलब सेम नहीं कि मान लो फर्स्ट न्यूरॉन से फिर सेकंड पे गया, फिर आउटपुट पे गया। सेम नहीं, फर्स्ट से मान लो फर्स्ट पे गया फिर आउटपुट पे गया, इस तरीके के पाथ मैंने दोबारा डिफाइन करे। एक मिनट।
चलो ठीक है। अब हर एक मैंने 3 ट्रेनिंग लूप किया, 3 ट्रेनिंग लूप के बाद मेरे पास एक मॉडल रेडी हो जाएगा जिसमें कुछ पाथ डिफाइन होंगे। ठीक है, और हर एक ट्रेनिंग लूप में ना मैं उसका लॉस वगैरह और ट्रेनिंग लूप का नंबर भी कैलकुलेट करता जा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है, समझ आया। लास्ट में मेरे पास एक मॉडल रेडी हो जाएगा, उसकी मैं एक्यूरेसी टेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी एक कोड लिखा हुआ है, तो कहाँ गया, ये रहा मेरा मॉडल की एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए कोड। ठीक है, एक कोड और डाल देते हैं, इससे मेरी मॉडल की एक्यूरेसी टेस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है कि करेक्ट और टोटल हमने पहले 0 0 डिफाइन कर दिए कि दोनों क्या क्या है, 0 डिफाइन कर दिए। ठीक है, वो हम आगे अपडेट करेंगे इसकी वैल्यूज। उसके बाद मैंने विद टॉर्च डॉट नो ग्रेड, टॉर्च डॉट नो ग्रेड का मतलब हुआ कि भाई अब ना मॉडल की ट्रेन नहीं कर रहा, सिर्फ मॉडल को यूज कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ अपने कोड को। ठीक है, कि मैं सिर्फ मॉडल को यूज करूंगा, उसकी ग्रेडियंट नहीं करूंगा। मतलब ग्रेडिंग का मतलब होता है कि भाई इसकी ट्रेनिंग नहीं करूंगा, नो ग्रेड का मतलब वो उसकी ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने भाई फॉर एक्स वाई इन टेस्ट लोडर लिया इस बार, जो टेस्टिंग वाला मेरा डेटा था उसमें से एक्स और वाई निकाले। ठीक है, अब मॉडल में मॉडल एक्स डॉट आर्गमेंट सिम1 का मतलब है कि भाई मैं अपने मॉडल के अंदर एक्स का डेटा दे रहा हूँ। ठीक है, और आर्गमैक्स से मतलब कि उसका जो आउटपुट है एक आउटपुट आया सिर्फ, क्योंकि भाई वैसे तो बहुत सारे आउटपुट आएंगे। याद है ना कि हर एक आउटपुट आता है उसकी एक ग्रेडिंग होती है कि भाई 95% वाला कितना कॉन्फिडेंस, 95% कॉन्फिडेंस वाला ये आउटपुट है, अगर 80% कॉन्फिडेंस वाला चाहिए तो ये आउटपुट है, 70% कॉन्फिडेंस वाला चाहिए तो ये आउटपुट है। वो हर एक को कॉन्फिडेंस के साथ आउटपुट देता है, लिस्ट ऑफ आउटपुट देता है मेरे को हमेशा। याद है, मैंने सॉफ्टमैक्स समझाया था, उसमें बताया था कि जो लास्ट लेयर है जिसपे सॉफ्टमैक्स लगा हुआ है वो मेरे को हर एक आउटपुट और उसकी एक परसेंटेज देगा कि भाई 30% मेरे को लग रहा है ये आउटपुट है, 40% मेरे को लग रहा है ये आउटपुट है। आया याद, याद आया ना। हाँ, तो मेरे पास लिस्ट ऑफ आउटपुट आएगी, तो मैंने उसमें से फर्स्ट वैल्यू उठा ली, मैंने उसमें से फर्स्ट वैल्यू उठा ली। फर्स्ट वैल्यू उठाने का मतलब है भाई जिस भी आउटपुट के ऊपर उसको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस था वो वाली वैल्यू ले ली मैंने। ठीक है, वो मेरी प्रिडिक्शन के अंदर चली गई। फिर मैंने टोटल में प्लस इक्वल टू वाई डॉट साइज कर दिया। ठीक है, कि भाई जो वाई है मेरा वो एक्चुअली वो वेरीफाई करने वाला डेटा है, जो वाई है मेरा वो वेरीफाई करने वाला डेटा है। तो भाई टोटल जितनी भी एंट्रीज है उसका जो नंबर था वो मैंने टोटल के अंदर डाल दिया। वाई का साइज यहाँ पे 10,000 था कि भाई मेरे पास 10,000 इमेजेस है टेस्टिंग के लिए, तो टोटल का साइज यहाँ पे 10,000 हो गया। नहीं समझ आया। वाई, देखो मैंने दो वैल्यूज, मेरे को ना एक्यूरेसी टेस्ट करनी है। एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि भाई कितने करेक्ट है आउट ऑफ कितने टोटल थे उसकी परसेंटेज होती है एक्यूरेसी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो अब मैंने नो ग्रेड डिफाइन किया। नो ग्रेड डिफाइन करने का मतलब कि भाई मॉडल ट्रेन नहीं हो रहा है, सिर्फ उस मॉडल को मैं यूज कर रहा हूँ। तो मैं जब भी मॉडल को यूज करता हूँ तो नो ग्रेड यूज करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने अब ऊपर देखोगे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे ट्रेन लोडर में से डाटा उठाया था, ट्रेनिंग वाला डाटा उठाया था। यहाँ पे मैंने टेस्टिंग वाला डेटा उठाया है, यहाँ पे मैंने टेस्टिंग वाला डेटा उठाया है। ठीक है, इसके अंदर भी एक मेरे को ये वाली लाइन डालनी पड़ेगी क्योंकि
मेरा मॉडल जीपीयू के अंदर है और जो डेटा मैंने जब तक जीपीयू के अंदर नहीं भेजूंगा तो सीपीयू में रहता है बाय डिफॉल्ट, मेरे को ये लाइन उठानी पड़ेगी। ठीक है ना, मैंने अपने जो ये टेस्टिंग वाला डेटा था उसको भी जीपीयू में भेजा, क्योंकि मेरा मॉडल जीपीयू में और डेटा अगर सीपीयू में होगा तो कैसे चलेगा ना, दोनों सेम डिवाइस में होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने प्रिडिक्शंस निकाले, प्रिडिक्शन से मैंने मॉडल को अपना एक्स वाला इनपुट दिया, एक्स इनपुट, मैंने मॉडल को वो इनपुट दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे आर्गमैक्स इक्वल टू डिम, आर्गमैक्स में डिम इक्वल टू 1 किया, क्योंकि जब प्रिडिक्शंस आते हैं मेरे पास तो हर एक आउटपुट पे मेरे मॉडल को जितना परसेंट कॉन्फिडेंस होता है उस वो वैल्यूज आती हैं, कि भाई फर्स्ट आउटपुट पे उसके लेट्स से 95% कॉन्फिडेंस था, दूसरे वाले पे 70% कॉन्फिडेंस था, एंड सो ऑन। तो मैंने आर्गमैक्स में डिम इक्वल टू 1 का मतलब है कि भाई फर्स्ट डायमेंशन मतलब फर्स्ट जो आउटपुट है इसके ऊपर उसको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस था, सॉर्टेड होती है क्योंकि लिस्ट, तो फर्स्ट आउटपुट जिसके ऊपर उसको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस था सिर्फ वो वाली वैल्यू उठाई, कि मैं लिस्ट को एक वैल्यू के अगेंस्ट तो कंपेयर कर नहीं सकता। मान लो एक्चुअल जो रिजल्ट था वो था कि भाई जो डिजिट की फोटो है उसमें 9 लिखा हुआ है, तो एक्चुअल जो इन रियल लाइफ जो आंसर है वो तो 9 हुआ। अब वो देगा कि भाई 9 पे उसे 95% कॉन्फिडेंस था, बट उसे लेट से 8 पे भी था कुछ 70% कॉन्फिडेंस, तो मैंने पहली वैल्यू उठाई सिर्फ। ठीक है, 9 उठाया सिर्फ मतलब। ठीक है, उसके बाद मैंने टोटल प्लस इक्वल टू वाई डॉट साइज किया। ठीक है, वाई डॉट साइज क्या हुआ, जो मेरा वाई का मतलब जो जिसके ऊपर मैं टेस्ट कर रहा हूँ जो एक्चुअल आउटपुट्स है उसमें जो टोटल साइज है, टोटल आउटपुट्स मेरा कितने हैं वो मैंने वाई में डाल दिया, ओ सॉरी टोटल में डाल दिया। ठीक है, तो टोटल की वैल्यू 0 से बढ़ के मेरी 10,000 हो जाएगी, क्योंकि वाई में 10,000 वैल्यूज है। ठीक है, उसके बाद मैंने करेक्ट प्लस इक्वल टू ये किया कि भाई जहां पे प्रिडिक्शन और वाई इक्वल है, मतलब जो मेरे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया और जो मेरा एक्चुअल आउटपुट था वो दोनों जहां पे इक्वल है, ऐसे आइटम ऐसे इसका मतलब सम निकाल लिया ऐसे आइटम्स का। ठीक है, ऐसी कंडीशन जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है उसका सम निकाल लिया, वो कितनी बार ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो निकाल लिया, तो 10,000 में से जितनी बार भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो आ गई मेरी करेक्ट की वैल्यू। डॉट आइटम मैंने इसलिए लगाया ना कि भाई इसका तो मेरे को सम चाहिए, ऐसी कंडीशंस का सम चाहिए, और आइटम वाइज चाहिए ना, हर आइटम पे ऐसे आइटम जहां जहां पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है उसका सम। इसी तरीके से फॉर्मेट ना डॉट सम और डॉट आइटम बाद में आते हैं, नहीं वो डिफाइंड ही इस तरीके से होता है ना एक्चुअली, पॉइंट वो सिंटेक्स वाली पार्ट है वो, तो का मतलब सिंपल सा वही है कि जहां जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है उनको मैंने बेसिकली यू कैन से काउंट कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने एक्यूरेसी कैलकुलेट कर ली, एक्यूरेसी कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है करेक्ट अपॉन टोटल इनटू 100, और आगे बस परसेंटेज का साइन लगा दिया। समझ आया, इससे मेरी एक्यूरेसी कैलकुलेट हो जाती है। तीन ही पार्ट है हमारे, हम मॉडल को डिफाइन करते हैं, मॉडल को ट्रेन करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, यही तीन पार्ट है हमारे। हम जितने भी मॉडल्स के बारे में वर्क करेंगे सब कुछ ऐसे ही चलता है। समझ आया, क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं? ठीक है, तो रन कर लेते हैं। अब देखो इसको किसी की भी चीज को रन करने से पहले मेरे को जो मेरे ट्रेन लोडर है या टेस्ट लोडर है वो वाले पार्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे यूज किया है ना, और इस वाले में देखो ट्रेन लोडर यूज किया है, इस वाले में टेस्ट लोडर यूज किया है, ये वाले मैंने यहाँ पे ऊपर डिफाइन कर रखे हैं, ये रहे डेटा लोडिंग में। ये वाला पार्ट भी समझाओ या ये वाला पार्ट आता है? इस वाले पार्ट में तो आप लोग थे, दोबारा बता देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बता देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने बेसिकली ऑप्टिमाइजर और एनएन वगैरह जो टॉर्च के न्यूरल नेटवर्क वाले मॉड्यूल से वो इंपोर्ट करे सबसे पहले। ठीक है, अब टॉर्च ही ना मेरे को कई सारे वो भी देता है डेटा सेट्स। ठीक है, तो उसमें से उसको इंपोर्ट करने के लिए हमने यूज किया फ्रॉम टॉर्च विजन इंपोर्ट डेटा सेट्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स। डेटा सेट क्या होते हैं, जो एक्चुअल में बस डेटा है, इमेजेस का हो गया या फिर पेटल्स वगैरह के काफी सारे डेटा सेट्स होते हैं अलग अलग। ठीक है, डेटा सेट्स वो सारे डेटा सेट्स हो गए, उसको यूज करने के लिए हो गया। एंड ट्रांसफॉर्मर्स कि भाई उस डेटा सेट को मैं किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, किस वैल्यूज में लाना चाहता हूँ, वो हो गया। ठीक है, मतलब बेसिकली अगर मैं इमेज वाली की बात करूं तो इमेज में एक्चुअल जो वैल्यूज होती हैं वो पिक्सल वैल्यूज होती हैं। 28 बाय 28 की इमेज है तो मतलब 28 पिक्सल ऐसे हैं, 28 पिक्सल ऐसे हैं। हर एक पिक्सल की एक आरजीबी वैल्यू होती है, हर एक पिक्सल की आरजीबी वैल्यू होती है। बीजीआर इसमें होती है, वो तो हम रिवर्स करते हैं इसको बताने के लिए, बट एक्चुअल में तो आरजीबी वैल्यू होती है ना। अब उस आरजीबी वैल्यू को तो मैं मॉडल को दे नहीं सकता क्योंकि मेरा मॉडल उस हिसाब से बना ही नहीं हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ना आरजीबी उसको समझ नहीं आता इसलिए उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूँ, जो आरजीबी वैल्यू है ना उसको एक सिंगल नंबर में इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूँ।
नहीं समझ आया? आरजीबी वैल्यू पता है क्या होती है? रेनबो नहीं होता, आरजीबी होता है हाँ हाँ, आपका जो स्क्रीन है उसमें जो छोटे छोटे पिक्सल होते हैं वो आरजीबी होते हैं, है ना। उसके अलग अलग ब्राइटनेस से आपका कोई भी कलर बन सकता है, जो 16 मिलियन कलर हमारी विजिबिलिटी में होते हैं वो सारे उससे बन सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारी इमेजेस होती हैं, अगर आप किसी भी इमेज की किसी भी वीडियो की बात करो तो उसके अंदर भी पिक्सल्स होते हैं, वो पिक्सल्स आरजीबी से ही बने होते हैं। तो एक इमेज के अंदर कौन से पिक्सल का क्या रंग होगा, उस पिक्सल की आरजीबी वैल्यू डिसाइड करती है। तो समझ आया? ठीक है। अब ये आरजीबी वैल्यूज है, मेरा मॉडल एक्चुअली उसको इनपुट नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ये 3 डायमेंशनल डेटा हो गया। ये पॉइंट 3 डायमेंशनल कैसे हो गया? नहीं समझ आ रहा? तो 3 डायमेंशन कैसे हो गया? मेरे पास 28 पिक्सल ऐसे हैं, 28 पिक्सल ऐसे हैं, तो 2 डायमेंशन तो यही हो गए, और हर एक पिक्सल की 3 वैल्यूज है। तो एक डायमेंशन ये वाली वैल्यूज का हो गया। अगर प्लॉट करूंगा तो भाई एक एक्स एक्सिस पे एक साइड की पिक्सल्स, सॉरी एक्स एक्सिस पे एक साइड की पिक्सल, वाई एक्सिस पे दूसरी साइड की पिक्सल्स, और जेड एक्सिस पे मेरे को आरजीबी वैल्यूज देनी पड़ेंगी कि हर एक पिक्सल की एक्चुअली आरजीबी वैल्यू कितनी है, ये देना पड़ेगा। तो 3 डायमेंशनल डेटा हो गया, ठीक है। जो मेरा मॉडल इनपुट ले रहा है वो सिर्फ 1D डेटा ले रहा है, सिंगल डायमेंशनल डेटा, ठीक है। तो मेरे को ट्रांसफॉर्मर्स का यूज करना पड़ता है। यहाँ पर तो मैंने ट्रांसफॉर्मर्स का किस लिए यूज किया है कि भाई जो ये 3 डायमेंशनल डेटा है ना, उसको सिंपल वो नंबर्स में कन्वर्ट कर दे। मतलब जेड वाला जो डायमेंशन था उसको खत्म करके एक्स और वाई पे ले आए सिर्फ। अभी मैं 2D से 1D नहीं कर रहा, सिर्फ 3D से 2D करने के लिए ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि 2D से 1D तो मैं नीचे किया था, याद है आपको, वो -1784 वाला डॉट एक्स डॉट व्यू एक लाइन में आ गया था, तो 2D से 1D हुआ था वहां पे। यहाँ पे मैं सिर्फ 3D से 2D कर रहा हूँ, ठीक है। इतना समझ आया? तो अब इसको यूज कैसे कर रहे हैं हमने यहाँ पे, और एक डेटा लोडर है वो भी ले लिया मैंने, ठीक है। डेटा लोडर बेसिकली जो मेरा प्रोसेस है एक डेटा को कन्वर्ट करने का, उसको ना मतलब मान लो स्टेप्स है, ठीक है। डेटा मेरा आया, उसको मैं उसमें 2D में कन्वर्ट कर रहा हूँ, उसके स्टेप्स होंगे कुछ, उन स्टेप्स को एक पैकेट मतलब पैकेज कर देता है डेटा लोडर। जब भी मैं उसको कॉल करूंगा वो साथ ही कन्वर्ट करके भेजता है मेरा डेटा, ठीक है। इट इज लाइक अ हेल्पर, जैसे हमने एमएल में वो पढ़ा था ना, पाइपलाइंस, मशीन लर्निंग के टाइम में पाइपलाइंस नहीं पढ़ा था, है ना। उसी तरीके का होता है, बस ये डेटा के लिए होता है, डेटा की पाइपलाइन बनाने के लिए डेटा लोडर यूज किया जाता है, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद मैंने सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर डॉट टू टेंसर यूज किया, ठीक है। मतलब ट्रांसफॉर्मर एक वेरिएबल के अंदर मैंने ट्रांसफॉर्मर डॉट टू टेंसर डिफाइन किया, एक फंक्शन है टू टेंसर, ठीक है। टू टेंसर का मतलब वही होता है कि भाई जो मेरा 3 डायमेंशनल डेटा है उसको एक टेंसर मतलब एक मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा वो, ठीक है। एक टेंसर का मतलब होता है एक मैट्रिक्स फॉर्म होती है टेंसर, ठीक है, उसमें कन्वर्ट कर देगा। जो मैंने ऊपर आपको टेंसर बताया भी था शायद से, नहीं यहाँ पे नहीं बताया आपको टेंसर मैंने, टेंसर का गया, हाँ ये रहा। मैंने यहाँ पे एक टेंसर बताया था कि भाई मैंने 3x3 का एक टेंसर अगर डिफाइन किया तो इस तरीके का दिखता है, बेसिकली मैट्रिक्स है, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है वो हमारी इमेजेस को, ठीक है। टू टेंसर का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्मर डिफाइन किया जो कि टू टेंसर एक फंक्शन मैंने वेरिएबल के अंदर रख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यूज किया डेटा सेट्स डॉट MNIST जो नाम है वो बेसिकली मेरे डिजिट्स वाले डेटा सेट का नाम है, ठीक है। ये डेटा ऑलरेडी टॉर्च के साथ आता है, हमने इसको सिर्फ यूज कर लिया, ठीक है। स्क्रीन शेयरिंग, स्क्रीन शेयरिंग रुक गई है। ठीक है, हमने सिर्फ इसको यहाँ पे डेटा सेट में डिफाइन किया, ठीक है। अब मेरे को इसकी ना प्रॉपर्टीज देनी होती है। प्रॉपर्टीज में मैंने क्या किया, सबसे पहले डॉट दिया, ठीक है। डॉट का मतलब है सारा पार्ट, और आप यहाँ पे एक नंबर दे सकते हो स्पेसिफिक। भाई देखो टोटल जो एंट्रीज है वो 60,000 है, ठीक है। आपको उसमें से 10,000 यूज करनी है, 20,000 यूज करनी है, 50,000 यूज करनी है, और आप उस हिसाब से एंट्रीज का नंबर दे सकते हो। डॉट का मतलब होता है सारी एंट्रीज जितनी भी अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद मैंने ट्रेन इक्वल टू ट्रू किया। ये वेरिएबल डिसाइड करता है कि भाई जो डेटा आपके पास आ रहा है वो ट्रेनिंग वाला डेटा आ रहा है या टेस्टिंग वाला डेटा आ रहा है, क्योंकि टॉर्च के अंदर ये डेटा ऑलरेडी स्प्लिट होता है। हमें मशीन लर्निंग के अंदर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यूज करना पड़ा था ना डेटा को स्प्लिट करने के लिए, ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। यहाँ पे ऑलरेडी डेटा स्प्लिटेड होता है, ठीक है। मैं ट्रेन इक्वल टू ट्रू किया मतलब मेरे पास ट्रेनिंग वाला डेटा आएगा, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड इक्वल टू ट्रू कि भाई मेरे पास जो डेटा अवेलेबल नहीं है उसको डाउनलोड करना है, डेटा सेट बहुत बड़ा है तो ये इंटरनेट से डाउनलोड करता है उसे ऑटोमेटिकली। तो इसमें मैंने डाउनलोड इक्वल टू ट्रू किया, और फिर साथ ही उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो ट्रांसफॉर्म इक्वल टू ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। मैं एक्चुअली सिंपल ये उठा के यहाँ पे भी लिख सकता था,
बट मैं बार बार लिखना पड़ता, तो मैंने इस तरीके से किया। अप्रोच है, आप अगर सेम वो चीज लिखना चाहो वो चीज भी लिख सकते हो आप। समझ आया? क्लियर है? ये था मेरा ट्रेन डेटा। सिमिलरली मैंने टेस्ट डेटा बनाया, बस ट्रेन को फॉल्स कर दिया तो वो टेस्टिंग वाला डेटा आ गया यहाँ पे। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम ही है ना। उसके बाद ट्रेन लोडर और टेस्ट लोडर, दो चीज बनाई। ठीक है, ट्रेन लोडर के अंदर मैंने डेटा लोडर यूज किया, ट्रेन डेटा दिया कि भाई ट्रेनिंग का डेटा उसे लोड करना है। बैच साइज 64, मतलब 64 एंट्रीज करके उसे लोड करना है। सारा एक साथ लोड नहीं करना, क्योंकि भाई इतना बड़ा डेटा है, मैं सारा एक साथ लोड कर लूंगा तो मेरी जो स्पेस है डिस्क रैम के अंदर वो तो वैसे ही भर जाएगी डेटा से ही। तो मैं थोड़ा थोड़ा डेटा करके लोड कर रहा हूँ। ठीक है, और शफल इक्वल टू मतलब भाई भाई डेटा ऊपर नीचे करके लोड करना है। 64 एंट्रीज जो तुम उठाओगे वो रैंडम उठाना, ऐसे नहीं है कि पहली 64 उठा ली। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद मैंने यहाँ पे टेस्टिंग के लिए डेटा लिया। अब टेस्टिंग के लिए डेटा पे मेरे को बहुत ज्यादा काम नहीं करना था, सिर्फ मॉडल से प्रिडिक्शन करवानी होती है, तो मैं इसलिए बैच साइज 128 ले लिया है। इसमें शफल करूं नहीं करूं फर्क ही नहीं पड़ता मेरे को। समझ लो क्यों? क्योंकि अब मैं मॉडल को ट्रेन नहीं कर रहा, मेरे मॉडल की एक्यूरेसी ऑलरेडी अचीव हो चुकी है। तो टेस्टिंग में तो मैं पहले 10 ले लूं या पहले 128 ले लूं, रैंडमली 128 ले लूं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैं शफल इक्वल टू 2 लिखूंगा तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, मैं नहीं लिख रहा हूं तब भी फर्क नहीं पड़ रहा है समझ? क्लियर है? यहाँ पे फिर मैंने ये मॉडल डिफाइन किया था, ये मॉडल हमने वही जैसे नीचे डिफाइन किया वैसा ही है। ऊपर हमने नॉर्मली डिफाइन किया था, नीचे मैंने यहाँ पे ड्रॉप आउट लेयर के साथ डिफाइन किया है। क्लियर है? तो अब इसको रन करने के लिए सबसे पहले मुझे ये वाला पार्ट रन करना पड़ेगा, तो कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कोड मैंने लिख लिया, बस फटाफट रन कर लेते हैं। ओके, बैच नॉर्मलाइजेशन वाला पार्ट आज फिर हमारा रह जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 12-10 हो गए। बता रहा हूँ कौन कौन सा पार्ट कैसे कैसे रन करना है। यार है करेगा। हो गया कनेक्ट। ठीक है, सबसे पहले मेरे को जो मेरा डेटा वाला पार्ट है उसको रन करना है। मैंने यहाँ पे डेटा वाला पार्ट रन किया, विल जस्ट टेक अ सेकंड और ये भी रन हो जाएगा। इसमें मॉडल वगैरह भी डिफाइंड है ना। एक काम करता हूँ मैं, ये मॉडल वगैरह है ना इसको एक अलग पार्ट में ले लेते हैं। तो लेट्स किया और इसके नीचे कोड लोग डाल के यहाँ पे मैं मॉडल वाला पार्ट डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो मैंने इसको रन किया डेटा लोडर वाले पार्ट को, तो इसने डेटा को डाउनलोड कर लिया है ना। इसने डेटा को डाउनलोड कर लिया, अभी आउटपुट चला गया, वो मेरे को रिकनेक्ट करके करना पड़ेगा। पर जब आप इसको रन करोगे यहाँ पे बेसिकली आपको डेटा डाउनलोड होते हुए दिख जाएगा, आउटपुट में सिर्फ डाउनलोड वाला पार्ट ही दिखेगा। ठीक है, अब उसके बाद मेरे को अपना मॉडल डिफाइन करना है। तो मेरा मॉडल कहाँ गया? मेरा मॉडल जो मैंने अभी मॉडल का कोड लिखा था ये रहा, मैं इसको रन कर दूंगा। ठीक है, एक मिनट रुकना, मैंने शायद से हाँ क्राइटेरियन भी डिफाइन करना पड़ेगा ना मेरे को, ऑप्टिमाइजर और क्राइटेरियन दोनों डिफाइन करने पड़ेंगे। तो या सी कर लेते हैं इसे, और यहाँ पे हमें को क्राइटेरियन और ऑप्टिमाइजर दोनों लोड करने पड़ते हैं। देखो, क्राइटेरियन होता है जो कि भाई लॉस कैलकुलेट करता है, और ऑप्टिमाइजर जो कि एक्चुअली जो मेरे पाथ है उसको डिसाइड करता है। ठीक है, एलआर बेसिकली लर्निंग रेट होता है कि भाई किस रेट से वो लर्न करेगा। बहुत ज्यादा छोटा हमें इसलिए रखना पड़ता है कि जितना मैं छोटा जाती है, क्योंकि भाई इट्स इसको इस तरीके से समझो कि भाई मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, अगर मैंने डीप लर्निंग 1 घंटे में खत्म करवा दी आपकी तो कुछ नहीं समझ आएगा। पता लगेगा आपको डीप लर्निंग के 2-3 वर्ड आपके दिमाग में रहेंगे, बट समझ कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, वो लर्निंग रेट बहुत ज्यादा फास्ट था, और मैं लर्निंग रेट बहुत ज्यादा स्लो करूंगा कि भाई आपका मैं पूरा हफ्ता ले रहा हूँ, महीना ले रहा हूँ डीप लर्निंग समझाने में, तो आपको चीजें ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएंगी। वही है, इसलिए हम लर्निंग रेट को जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखने का ट्राई करते हैं। ठीक है,
ऊपर से कॉपी किया, ऊपर आपको मिल जाएगा, देख लो ना क्राइटेरियन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन कहाँ लिखा हुआ है आपने। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना मॉडल की जो डेफिनेशन थी वो वाला पार्ट रन कर दिया। इसके बाद में आप मॉडल की ट्रेनिंग करवा देता हूँ। मॉडल की ट्रेनिंग के लिए ये वाला कोड है, तो रन कर दिया मैंने। अब दिस विल टेक अ लिटिल बिट टाइम, ठीक है, तो विल जस्ट वेट फॉर इट, क्योंकि बेशक से हम गूगल कोलैब पे हैं, बट डीप लर्निंग मॉडल्स ट्रेन होने में टाइम तो लेते हैं। देखो यहाँ पे पहला ट्रेनिंग लूप कंप्लीट हो गया, तो हमें लॉस 0.0308 का आया है। ठीक है, 0.2286 का आया है, लॉस बढ़ गया मेरा। सेकंड केस में लॉस बढ़ गया, और लास्ट वाले में लॉस फिर से कम हो गया। ठीक है, मेरे 3 ट्रेनिंग लूप चले, लॉस पहले आया, उसके बाद फिर बढ़ गया लॉस, फिर तीसरे वाले में फिर से कम हो गया। समझ आया? इसमें एक्चुअली लॉस कम ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जो इसका कंसेप्ट है उसको आप लॉजिकली समझो। तो मैंने पहले ट्रेनिंग लूप में कुछ पाथ थे वो फिक्स कर दिए, मगर कुछ लॉस आया होगा, अगले वाले में फिर से रैंडम ही तो लिए हैं, तो रैंडम का मतलब वही हुआ कि भाई लॉस बढ़ भी तो सकता है, जो पाथ थे वही तो फिक्स है, मैक्सिमम पाथ तो अभी भी रैंडमली आ रहे हैं, तो लॉस बढ़ भी सकता है। इसलिए भाई लॉस कम भी हो सकता है, लॉस बढ़ भी सकता है, बट पाथ इंडियन वही वाले फिक्स होते हैं जो सबसे कम लॉस वाले हैं। तो लास्ट वाला जो होगा उसके अंदर लॉस गिरता ही है। गेटिंग अ पॉइंट? बात समझ आ रही है मेरी, कि ओवर द टाइम लॉस मेरा गिरेगा ही गिरेगा, बीच बीच में बढ़ सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, बीच बीच में बढ़ सकता है, बट ओवर द टाइम गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जब एपॉक 3 तीनों एपॉक रन हो गए, देखो ऑलमोस्ट ने 24 सेकंड लिए जीपीयू के ऊपर भी ट्रेन होने में, तो डीप लर्निंग मॉडल अच्छा खासा टाइम लेते हैं। हाँ, मतलब वही है कि भाई तुम 4 दे दो, 5 दे दो, कम होता रहेगा। ठीक है, बट एक पॉइंट का तो प्लेटू कब होता है इसका, कि भाई कम होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद फिर वो स्टेबल हो जाएगा कि भाई इससे कम नहीं हो सकता, तो तुम बढ़ाते भी रहोगे तब भी वो कम नहीं होएगा। ऐसा नहीं है कि भाई मैं 1000 दे दूंगा तो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये रहा ना क्राइटेरियन ऑप्टिमाइजर। ऊपर देखते ना आपके में क्राइटेरियन ऑप्टिमाइजर एक ही बार लिखा हुआ है, क्या हो गया? ठीक है, यहाँ पे मेरा मॉडल ट्रेन हो गया, बस इसकी एक्यूरेसी टेस्ट कर लेंगे। तो रन किया, एक्यूरेसी 96.82% आ रही है, 96.82% की मेरी एक्यूरेसी आ रही है। उसने मॉडल से प्रिडिक्शन कराई, टेस्ट किया। ठीक है, अब देखो प्रिडिक्शन करवाने वाला पार्ट बहुत ज्यादा फास्ट है, 1 सेकंड के अंदर रन हो गया वो, 10,000 प्रिडिक्शन उसने 1 सेकंड के अंदर कर लिए। तो मॉडल को एक्चुअली रन करना बहुत ज्यादा फास्ट होता है, बहुत ज्यादा सिंपल होता है कंपेयर टू ट्रेनिंग दैट मॉडल। ठीक है, अब डीप लर्निंग का जितना कंसेप्ट है वो क्लियर हुए, अब क्लियर हुए। ठीक है, एक्चुअली हमने इतना ही पढ़ा है, जितना मैंने आज की क्लास में पढ़ाया ना, शुरुआत से लेकर अब तक हमने इतना ही पढ़ा है। ठीक है, ठीक है, इतना बात कर लो, ये वाली फाइल मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, जो कोड नोट कर रहा है वो कर लो, और अभी क्लास के बाद मैं फाइल आपको भेज दूंगा। क्लियर है? चलो आज की क्लास के लिए फिर इतना ही है। हाँ, ये आज की क्लास के लिए इतना ही, आप कोड वगैरह नोट करके